नमस्कार स्टूडेंट, एक बार फिर सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत यहाँ पर 12th क्लास की ज्योग्राफी में। और हमारा जो चैप्टर था, पिछली क्लास में हमने नया ही चैप्टर स्टार्ट किया था और वो था मानव भूगोल वाली बुक के अंतर्गत विश्व में जनसंख्या और जनसंख्या की संरचना। और इस चैप्टर में हमने चर्चा की थी पॉइंट नंबर 1 कि जनसंख्या है, उस जनसंख्या की संरचना है, उसके निर्धारण के अंतर्गत कई यहाँ अलग अलग महत्वपूर्ण बिंदु थे। उन बिंदुओं में एक हमारी चर्चा हो चुकी थी आयु वर्ग पर। आज सेकंड यहाँ हमारा टॉपिक आता है इसी जनसंख्या संरचना के अंतर्गत पॉइंट नंबर हम 2 कह सकते हैं, और पॉइंट नंबर 2 है हमारा लिंगानुपात, कि विश्व भर के अंतर्गत जनसंख्या है, उस जनसंख्या की संरचना, उसका निर्माण, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बिंदुओं में एक हमारा आयु वर्ग था और इसके बाद है तो वो है लिंगानुपात। अब जैसा ये शब्द है, इसी शब्द का आप अर्थ निकाल सकते हो और वो होता है लिंग अनुपात। यानी यहां लिंग का मतलब अगर हम लिए तो वो किससे, पुरुष और महिला, यानी ये हमारा एक जेंडर हो गया, ये हमारा एक लिंग हो गया। यानी पुरुष और महिलाएं हैं, उनके मध्य जो संख्या है, उस संख्या के मध्य का जो अंतराल है, उस अंतराल को हम कहते हैं वो होता है हमारा लिंगानुपात। कहीं भी किसी भी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोग हैं, उन लोगों में हम देखेंगे तो वहाँ पर पुरुषों के अनुपात में महिला या फिर महिलाओं के अनुपात में पुरुषों की जो भी जितनी भी संख्या होगी, उस संख्या को हम कहेंगे लिंगानुपात। अब इस लिंगानुपात को ज्ञात किया जाता है, इस ज्ञात करने के आधार हैं तो यहाँ पर जैसे हम भारत देश की अगर हम बात करें, कि हम भारत की अगर हम बात करें तो भारत के अंतर्गत जब लिंगानुपात ज्ञात किया जाता है तो इसमें आधार माना जाता है, तो किसको माना जाता है, पुरुष को। कि भारत है तो भारत के अंतर्गत जब लिंग अनुपात ज्ञात किया जाता है तो लिंगानुपात के अंतर्गत यहाँ आधार माना गया है, किसको मानेंगे हम, पुरुष को। या हम यूं कह दें, भारत के अंतर्गत 1000 पुरुष है, उन 1000 पुरुषों के अनुपात में और जितनी भी महिलाएं होंगी, कि भारत के अंतर्गत 1000 पुरुष हैं, उन 1000 पुरुषों के अनुपात के अंतर्गत जितनी भी महिलाएं होंगी, उन महिलाओं की संख्या को हम कहेंगे वो होगा लिंगानुपात। और विशेष रूप से भारत के अंतर्गत जब इसको ज्ञात किया जाए या इसको निकाला जाता है तो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ सूत्र उपयोग में लेते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं स्त्रियों या महिलाओं की संख्या, स्त्रियों की संख्या मल्टीप्लाई गुणा के अंतर्गत 1000 बटा के अंतर्गत बटा में पुरुषों की संख्या। आप ये सूत्र भी कह सकते हो। तो यहाँ पहले तो ये है भारत, या भारत जैसे कई देशों में, या मूल रूप से हम भारत की बात करें तो भारत में लिंगानुपात ज्ञात करने का आधार है तो यहाँ पुरुषों को आधार माना गया है। और यहाँ 1000 पुरुषों के अनुपात में महिलाओं की जो भी जितनी भी संख्या होगी वो संख्या, उसको हम लिंगानुपात कहेंगे। और भारत जैसे देश में यहाँ पर जब लिंगानुपात ज्ञात किया जाता है तो यहाँ पर प्रधानता है, तो इसमें सूत्र हो गया महिलाओं की संख्या या स्त्रियों की संख्या गुणा में 1000 और अपॉन बटा के अंतर्गत क्या हो गया, पुरुषों की संख्या। अब इसी समीकरण को अगर आप देखो, इसी समीकरण को आप देखो कहां पर, विश्व में। इसी समीकरण को आप अगर विश्व भर में देखते हो तो विश्व में आपको क्या मिलेगा, इसका कई जगह विपरीत मिलेगा, जिसके अंतर्गत होगा पुरुषों की संख्या मल्टीप्लाई 1000 बटा में स्त्रियों की संख्या। यानी आपको कई देशों में या कई विश्व के कई भागों के अंतर्गत आपको ये भी मिल सकता है। तो विश्व के कई देशों के अंतर्गत आप प्रधानता मानोगे तो किसको मानोगे, हाँ प्रधानता होगी तो किसकी होगी, महिलाओं की। कि 1000 महिलाओं के अनुपात में और पुरुषों की संख्या, उस संख्या को अगर हम कहेंगे तो वो होगा विश्व के अंतर्गत कई देशों में लिंगानुपात।
तो एक तो हमारा ये है। अब बातें हैं कुछ तथ्यों को लेकर। अब तथ्य क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे? दो 2015 आपकी जो बुक है उस बुक के आधार पर कि 2015 है, उस 2015 की जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों के आधार पर क्या कहा जाए, संपूर्ण विश्व के अंतर्गत अगर लिंगानुपात की बात की जाए तो वो लिंगानुपात है 983। संपूर्ण विश्व, और संपूर्ण विश्व में यहां लिंगानुपात की बात की जाए तो ध्यान रखना वो है आपका 983 होगा ये। अब विश्व की बात है तो विश्व भर में सर्वाधिक लिंगानुपात महाद्वीप, तो ध्यान रखना वो है यूरोप, कि विश्व का तो औसत लिंगानुपात है 2015 के आंकड़ों के आधार पर लगभग 983, और यहां अगर हम बात करें विश्व भर के अंतर्गत सर्वाधिक लिंगानुपात वाला महाद्वीप तो ध्यान रखना वो है यूरोप महाद्वीप, और यहां है लगभग 1055, यानी क्या है 1055 महिलाएं हैं पुरुषों के अनुपात के अंतर्गत। दूसरी बात है विश्व भर के अंतर्गत न्यूनतम की अगर बात करो तो न्यूनतम में ध्यान रखना यहां पर है एशिया महाद्वीप, और एशिया महाद्वीप के अंतर्गत है यहां पर लगभग 964। एशिया के अंतर्गत है तो लगभग है 900 आपके 64 है। ये है विश्व में सर्वाधिक महाद्वीपों में, विश्व में न्यूनतम महाद्वीपों के अंतर्गत। अब पूरे विश्व भर के अंतर्गत लिंगानुपात में हमें पता है कि अलग अलग क्षेत्रों में हम भिन्नताएं देख सकते हैं, अलग अलग भागों में हमें भिन्नताएं देखने को मिलेंगी, किंतु यहां महत्वपूर्ण बातें अब आएंगी, क्या होंगी, जैसे ध्यान रखना लाइन पहले लिख रहा हूं, विश्व में विकसित अथवा पश्चिमी देशों में ग्रामीण तथा नगरीय लिंगानुपात पूर्वी देशों की तुलना में भिन्न मिलता है। अब अगर आपने इस लाइन को समझ लिया तो इसके बाद आप इसका आंसर भी समझ लोगे। यहां आप क्या पढ़ रहे हो, यहां यह कहा जा रहा है कि विश्व में विकसित या पश्चिमी देश है, उनमें जो ग्रामीण और नगरीय जो लिंगानुपात है वो कहीं न कहीं पूर्वी देशों की तुलना में आपको क्या मिलेगा, भिन्न मिलेगा। पूर्वी देशों की तुलना में आपको, या हम यूँ कहते हैं एशिया महाद्वीप के देशों की तुलना में, या हम यूँ कहते हैं भारत जैसे देश की तुलना के अंतर्गत आपको वहाँ पर लिंगानुपात में भिन्नताएं देखने को मिलेगी। भिन्नताएं कैसे मिलेगी, किस आधार पर मिलेगी, यहाँ समझने की कोशिश करना। पश्चिमी देश जिसमें आप क्या कह सकते हो, उत्तरी अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोप, यहां पर आप क्या देखोगे, इन महाद्वीपों के देशों के अंतर्गत क्या देखोगे आप, यहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में क्या मिलेंगे आपको, ज्यादा क्या मिलेंगे, पुरुष मिलेंगे। शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत आपको ज्यादा क्या मिलेगी, महिला मिलेगी।
जबकि पूर्वी जो देश है उन पूर्वी देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में आपको क्या मिलेंगी, ज्यादा महिला मिलेगी और शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत आपको क्या मिलेंगे, पुरुष मिलेंगे। बिल्कुल एक दूसरे से उल्टा है, बिल्कुल एक दूसरे से उल्टा है। क्या है कि जो पश्चिमी देश है, या हम यूं कहते हैं जो विकसित देश है, या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कुछ देश हैं, या पश्चिमी यूरोप के अंतर्गत कुछ देश हैं, उन देशों में अगर आप देखो तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो पुरुष हैं, उनकी संख्या आपको ज़्यादा मिलेगी, और शहरों के अंतर्गत महिलाएं मिलेंगी। या हम ये कहते हैं पूर्वी देश, या यहाँ हम बात कर लें किसकी, भारत की। यहाँ हम बात कर लें किसकी, भारत की। भारत के अंतर्गत क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं ज़्यादा मिलेंगी, शहरों में पुरुष ज़्यादा मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले पुरुष हैं वो रोजगार की तलाश में और अपना स्थान छोड़कर स्थानांतरित हो जाते हैं, प्रवास करके चले जाते हैं। कहाँ पर, शहरों में। तो यहाँ पर जो भी अनुपात था पुरुष और महिलाओं का, तो गाँव के पुरुष है वो कहाँ चले गए, शहरों में चले गए। तो ज़्यादा संख्या किसकी रहेगी, गाँव में महिलाओं की। अब शहरों में जो पुरुष ज़्यादा आ गए तो उसकी वजह से शहरों में पुरुषों की संख्या, उसका अनुपात, लिंगानुपात क्या हो गया, बढ़ गया। जबकि इन महाद्वीपों के देशों में क्या होता है, इनमें परिस्थितियां कुछ अलग होती हैं। वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में तो पुरुष मिलेंगे, शहरों में क्या मिलेंगी, महिलाएं ज़्यादा मिलेंगी। क्यों, क्योंकि वो विकसित देश है, वहाँ महिलाओं को अवसर ज़्यादा मिलते हैं, रोजगार के विकल्प उनके सामने ज़्यादा है, या वो गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने वाली हैं। तो वहाँ पर विकसित देशों की वजह से वो महिलाएं हैं वो क्या करेंगी, शहरों में किसी भी प्रकार से सर्विस करेंगी, वहाँ उनके पास विकल्प है। अब ये बचता है कि पुरुष है तो पुरुष बचे हुए क्या करेंगे जी, घर पे। वहाँ क्या होते हैं, बड़े पैमाने पर विस्तृत खेतों के अंतर्गत और नवीनतम टेक्नोलॉजी पर आधारित और कृषि जैसे कार्य हैं, वो कृषि जैसे कार्य पुरुष करेंगे। वो अब कृषि तो भारत में भी होती है जिसमें पुरुषों का योगदान भी है, महिलाओं का है, किंतु वहाँ क्या होता है, विस्तृत बड़े बड़े कृषि फार्म हैं, बड़े बड़े, उन कृषि फार्मों पर नवीनतम टेक्नोलॉजी की जो मशीनें हैं, उपकरण हैं, यंत्र हैं, उनकी सहायता से जब कृषि की जाती है तो पुरुष तो गाँव में रहकर, लोकल क्षेत्र में रहकर काम करेंगे वो, और महिलाएं जाकर और शहरों में क्या करेंगी, सर्विस करेंगी। इस वजह से ये लिखा मिलता है पश्चिमी देशों में या विकसित देशों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों का अनुपात, शहरों में महिलाओं का ज़्यादा मिलता है, और जबकि पूर्वी देश या भारत जैसे देशों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का अनुपात ज़्यादा मिलेगा और शहरों में किसका मिलेगा, पुरुषों का ज़्यादा मिलेगा। तो ये अब देखना, लिंगानुपात, लिंगानुपात के आधार पर विश्व के क्षेत्रों का वर्गीकरण। अब इसमें थ्योरिकल बातें ही हैं, क्या है कैसा है। देखिए इसमें आपके सामने ऑप्शन के रूप में आप क्या देखोगे, नंबर 1 स्त्रियों की अधिकता वाले देश या वाले भाग, कि विश्व भर के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पुरुषों के अनुपात में महिलाओं की संख्या ज्यादा देखने को मिलती है। अब यहां जब इस बात को आप पढ़ोगे तो आप क्या कहोगे, इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि विश्व भर के अंतर्गत ऐसे जो देश जिसके अंतर्गत महिलाओं का अनुपात है पुरुषों के अनुपात में ज़्यादा है, यानी 1000 पुरुषों के अनुपात में महिलाओं की संख्या आपको कहीं 1050 या उससे ज़्यादा मिलेगी। तो इसमें विश्व के कई सारे देश आएंगे जिसमें हमने कहा है विकसित देश हैं, यूरोप महाद्वीप के देश हैं। स्त्रियों की सामान्य संख्या वाले देश। अब सामान्य का मतलब है तो इसमें आप क्या करोगे, इसके अंतर्गत आप कह सकते हो
1000 से लेकर और 1050, यानी 1000 तक तो मिल ही जाएंगी, यहाँ तक सामान्य रहेगी। 1000 से 50 या उस तक अगर मिलती है तो वो भी ठीक है। तो पहले में अधिकता है, दूसरे में अधिक कह सकते हो। पहले में तो अधिकता हो जाएगी, दूसरे के अंतर्गत आप अधिक कह रहे हो या इसको सामान्य कह सकते हो। 1000 तक है या 1000 से लेकर और अधिकतम हो सकता है तो 1050 तक। तीसरा है पुरुषों की सामान्य या फिर अधिक संख्या वाले देश। अब यहां क्या हो जाएगा, पुरुषों की संख्या है वो कहीं ना कहीं महिलाओं की संख्या की तुलना में ज़्यादा मिलेगी। तो इसमें जब आप देखोगे तो क्या होगा, 950 से लेकर और 1000 तक, यानी महिलाओं की संख्या यहाँ धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। 1000 से घटते हुए और कहाँ तक आ जाएगी, 950 तक आ जाएगी। 1000 से घटते हुए और 950 तक महिलाएं होंगी और यहाँ अनुपात कितना रहेगा पुरुषों का, 1000। और नंबर 4 है पुरुषों की अधिकता वाले देश, कि पुरुषों की अधिकता वाले देश। इसमें क्या होगा, 950 से कम कौन, महिलाएं। यहां पर 1000 पुरुषों के अनुपात में महिलाओं की संख्या क्या है, 950 है या 950 से भी कम है। तो आपको खाली ये 4 बातें ध्यान रखनी है। विश्व भर में लिंगानुपात के आधार पर विश्व के क्षेत्रों का वर्गीकरण, तो विश्व में वो क्षेत्र शेष वो देश जहां पर महिलाओं की संख्या 1050 से ज़्यादा है अनुपात में किसके, पुरुषों के 1000 के। दूसरे में महिलाओं की संख्या अधिक है, कितनी है, 1000 से लेकर 1050 तक, तो पुरुष कम है। तीसरे में पुरुषों की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा है, तो 1000 पुरुषों के अनुपात में यहाँ महिलाओं की संख्या घटकर हो गई 950 तक। और यहाँ पर अगर देखा जाए पुरुषों की अधिकता वाले देश, तो इसका मतलब है महिलाओं की संख्या 950 से भी कम होगी। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है आपके लिए इम्पोर्टेंट, वो है कि भारत जो देश है, उस भारत देश को अगर हम शामिल करें तो भारत किसके अंतर्गत आएगा, तो भारत आएगा पुरुषों की अधिकता वाले इस वर्गीकृत भाग में। क्यों, क्योंकि भारत का लिंगानुपात अगर देखा जाए तो वो मानेंगे हम लगभग 943, वो है 943, और यहाँ पर कितना है, 950, यानी काफ़ी अंतर हमें देखने को मिलता है। और इसके अलावा भी अगर आप देखो तो हम देखें तो अलग अलग क्षेत्रों में अभी भी कहीं ना कहीं संख्याओं में भिन्नता मिलती है। फिर भी अगर ऑल ओवर संपूर्ण पृथ्वी के बारे में देखा जाए तो पूरी पृथ्वी पर औसत रूप से पुरुषों का परसेंटेज है वो महिलाओं की संख्या की तुलना में आपको क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। ये औसत रूप से अगर देखा जाए तो पुरुषों की जो संख्या है, अब कई जगह हो सकता है महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, किंतु बहुत सारे ऐसे क्षेत्र विशेष है जहाँ महिलाओं की संख्या कम भी है। तो ऑल ओवर अगर संपूर्ण पृथ्वी पर देखा जाए तो विश्व में लगभग महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या है ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब इस लिंगानुपात की भिन्नता है, यानी पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या है कम है। क्यों, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं साक्षरता है उसका अभाव हो सकता है, जीवन का स्तर है उसमें कहीं ना कहीं अपने विरोधाभास देखने को मिल सकता है। पुरुष प्रधान जो वर्ग है समाज है वो प्रभावित करता है। रोजगार के विकल्पों की बात है तो वहाँ पुरुषों को प्रधानता दी जाती है, या कोई किसी भी प्रकार का और चलन है, या फिर कहीं सामान्य रूप से घर परिवार के अंतर्गत भी महिलाओं को कोई विशेष स्थान नहीं दिया जाना, या फिर हम कह सकते हैं भ्रूण हत्या जैसे कोई शिकार है। उन सभी कारकों की वजह से लिंगानुपात में अलग अलग क्षेत्रों में क्या मिलती है, भिन्नताएं मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण आप इसमें कह सकते हो तो शिक्षा का अभाव, शिक्षा की कमी है, उसकी वजह से पुरुषों की तुलना में महिलाओं को समाज में स्थान क्या दिया जाता है, नीचा दिया जाता है। अब आपने जो भी पढ़ा है उसको एक बार हम रिपीट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। हमने कहा कि विश्व की जनसंख्या की संरचना, उसमें हमने कहा कि लिंगानुपात। लिंगानुपात का सीधा सीधा अर्थ है पुरुष और महिलाओं के मध्य का जो एक अनुपात है, कि पुरुषों के अनुपात में महिलाओं की संख्या कितनी है, या फिर आप कह सकते हो महिलाओं की संख्या के अनुपात में पुरुषों की संख्या कितनी है। यहाँ अगर देखा जाए भारत जैसे देश में पुरुषों को प्रधानता दी जाती है, पुरुष वर्ग है वो प्रधान है, पुरुष प्रधान है। यहाँ प्रधान का मतलब है
1000 पुरुषों के अनुपात में महिलाओं की जो भी जितनी भी संख्या है वो लिंगानुपात होगा। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर भारत में लिंगानुपात में सूत्र जो प्रयोग में लिया जाता है, यहाँ है महिलाओं की संख्या गुणा में 1000 बटा में पुरुषों की संख्या। इसके आधार पर आप भारत जैसे देश में लिंगानुपात ज्ञात करते हो। फिर है विश्व में कई देशों के अंतर्गत इस सूत्र का भी उपयोग किया जाता है। इस सूत्र की गणना के आधार पर लिंगानुपात ज्ञात किया जाता है, जिसमें प्रधानता दी जाती है किसको? स्त्रियों को। महिलाओं की संख्या के अनुपात में और पुरुषों का अनुपात कितना है, तो यहाँ सूत्र है उसमें पुरुषों की संख्या गुणा में 1000 बटा में महिलाओं की संख्या, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हमने कहा है आंकड़ों के आधार पर 2015 के आधार पर संपूर्ण विश्व के अंतर्गत लिंगानुपात 2015 तो वो लगभग है 983। फिर विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला महाद्वीप तो यूरोप लगभग 1055, न्यूनतम है तो लगभग एशिया 964 हो गया। विश्व में ये लाइन थोड़ी सी समझने वाली है, भी ध्यान रखना। विश्व में विकसित या पश्चिमी देशों में ग्रामीण नगरीय लिंगानुपात पूर्वी देशों की तुलना में क्या मिलता है? भिन्न मिलता है। कैसे मिलता है हमने पढ़ा था। पश्चिमी देश है, विकसित देश है, अमेरिका यूरोप महाद्वीप है, उनमें ग्रामीण क्षेत्रों में तो पुरुष ज़्यादा मिलेंगे, शहरों में महिलाएं ज़्यादा मिलेंगी। क्यों मिलेंगी? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के जो पुरुष होंगे वो यहाँ बड़े पैमाने पर विस्तृत फार्मों में कृषि कार्य करेंगे और यहाँ की जो महिलाएं हैं वो शहरों में जाकर क्या करेंगी? नौकरी करेंगी, व्यवसाय करेंगी। जबकि पूर्वी देश या भारत जैसे देश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं आपको ज़्यादा मिलेगी। क्यों? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के पुरुष हैं वो कहाँ चले जाएंगे? शहरों में रोजगार की तलाश में चले जाएंगे। तो यहाँ पर शहरों में तो औसत अनुपात पुरुषों का ज़्यादा हो जाएगा और गाँव के अंतर्गत संख्या किसकी ज़्यादा मिलेगी? महिलाओं की ज़्यादा मिलेगी। फिर अगर देखें तो हमने कहा विश्व में अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ लिंगानुपात के आधार पर वर्गीकृत भाग, तो सीधी सी बात है महिलाओं की संख्या ज़्यादा मिले, अधिक मिले, पुरुषों की संख्या अधिक मिले और पुरुषों की संख्या अधिकतम मिले। आपको यहाँ ध्यान रखना है भारत को अगर हम शामिल करते हैं तो भारत किस में शामिल होगा? चौथे भाग में, जिसमें पुरुषों की संख्या अधिकतम है, 950 से कम है। और भारत के अंतर्गत लिंगानुपात की बात की जाए तो वो लिंगानुपात है लगभग 943। तो उसके आधार पर हम भारत को और यहाँ पुरुषों की अधिकता वाले भाग के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो ये है हमारा विश्व जनसंख्या संरचना में एक भाग जिसमें हमने पढ़ा है लिंगानुपात। अब एक आता है इसी में ही कंटिन्यू अगर देखें तो जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन। अब इस जनसंख्या संगठन का मतलब है क्या कि विश्व के कहीं भी किसी भी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या का जहां भी जमाव मिले आपको देखने को। यहां इसमें हम दो बातों पर चर्चा करेंगे, जैसे हमने पढ़ी थी वैसी सी बातें यहां हैं। ग्रामीण और शहरी कि विश्व में अगर जनसंख्या निवास करेगी तो या तो कहीं ना कहीं वो गांव में होगी या कहीं ना कहीं वो कहाँ होगी? शहरों के अंतर्गत होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या होगी, उस जनसंख्या का आधार होगा तो क्या होगा? कृषि क्रियाकलाप। शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत अगर कोई जनसंख्या निवास करेगी तो उनके जो क्रियाकलाप होंगे वो कैसे होंगे? गैर कृषि, यानी कृषि को छोड़कर उसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवसाय अगर होता है तो उसको हम कह सकते हैं वो होता है गैर कृषि। कि विश्व के कहीं भी किसी भी क्षेत्र विशेष पर जहां भी हो सकता है जनसंख्या निवास करती है, जनसंख्या के निवास करने में हमारे पास दो विकल्प है, एक हो सकता है ग्रामीण क्षेत्रों में और एक हो सकता है शहरी क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां भी जो भी जनसंख्या निवास करेगी उस जनसंख्या के जीवन निर्वाह का आधार है तो हमें पता है क्या है? कृषि है। कृषि आधारित तो जो भी क्रियाकलाप हो सकते हैं वो है। और शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत अगर कोई जनसंख्या निवास करती है तो वहां पर उसके मूल क्रियाकलाप होते हैं वो होते हैं गैर कृषि, या ये कहा जाता है 75% से ज़्यादा जो लोग होते हैं वो कृषि को छोड़कर अतिरिक्त कोई किसी प्रकार का व्यवसाय करते हैं। ये नहीं होता कि पूर्ण रूप से कृषि को छोड़ा चाहिए, नहीं, 10, 20, 25 अधिकतम 25% तक लोग हैं, हो सकता है वहाँ कृषि करें, किंतु अधिकांश लोग हैं वो क्या करेंगे? कृषि को छोड़कर किसी प्रकार का व्यवसाय करेंगे। अब ये बातें हमने पढ़ी थी पिछले
चैप्टर में जनांकीय संक्रमण सिद्धांत में कि कृषि होगी, कृषि आधारित व्यवसाय होगा, क्रियाकलाप होगा, लोगों का जीवन का स्तर कहीं ना कहीं न्यूनतम मिलेगा और वहां से जब लोग शहरों की ओर स्थानांतरित होंगे, कृषि को छोड़कर कार्य करेंगे, उन क्षेत्रों के अंतर्गत लोगों का जीवन का स्तर, शिक्षा, साक्षरता, उनके पास भौतिक सुख सुविधाएं, आवश्यकताओं की पूर्ति, रोजगार, विकल्प, आर्थिक उन्नति, वो सारे के सारे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये भिन्नताएं हमने वहां पढ़ी थी। किंतु यहाँ टॉपिक में जनसंख्या संगठन में क्या है, यहाँ आंकड़े बताते हैं। यहाँ आंकड़े क्या बताते हैं देखना कि सन 1800 के आधार पर संपूर्ण विश्व में लगभग 2.2% जनसंख्या ही कहाँ थी, शहरी थी। यानी 97.5%, 97.5% लोग हैं उस समय पर निवास करते थे, तो कहाँ थे, गांव में। आंकड़े हैं, ये हैं। अब उन आंकड़ों में धीरे धीरे परिवर्तन होता गया और इस परिवर्तन का परिणाम है लगभग 1960 में, और ये जो रेशियो है, ये जो परसेंटेज है, वो बढ़कर चला गया कितना भाई, 35%। कि 1800 तक तो थी जनसंख्या शहरों के अंतर्गत थी, तो केवल 2.5% ही थी। किंतु यहाँ से 1960 में अगर देखा जाए तो ये अनुपात बढ़कर और लगभग चला गया 35% तक। फिर 1999 के आधार पर देखा जाए तो विश्व के अंतर्गत लगभग 45% जनसंख्या कहाँ चली गई, शहरों में चलेगी, लगभग आधे के करीब, आधे से थोड़ी सी कम। फिर अगर देखा जाए तो 2015 ये आंकड़ा हमारे पास है, तो इसके आधार पर, या हम ये कहें वर्तमान समय के अंतर्गत और संपूर्ण विश्व के अंतर्गत, संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का आधे से अधिक भाग, लगभग 53% जनसंख्या है, वो 53% जनसंख्या कहाँ है, शहरों में है। तो ये आंकड़े हैं, ये बताते हैं कि लगभग सन 1800 के अंतर्गत 2.5% जनसंख्या ही शहरों में थी, अधिकांश जनसंख्या गांव में निवास करती थी। जो भी विकल्प थे उनके द्वारा जीवन निर्वाह होता था। समय के साथ साथ परिवर्तन होता गया, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती गई, विकल्प खुलते गए। 1960 में ये शहरों का परसेंटेज बढ़कर लगभग हो गया, तो वो हो गया 35%। 1999 में लगभग हो गया 45%, और वर्तमान 2015 की अगर बात की जाए तो 15 बताता है लगभग 53% जनसंख्या है विश्व की, वो है शहरों में। और भविष्य की अगर बात की जाए तो अनुमान है कि 2025 तक जैसे जैसे हम पहुंचेंगे, लगभग विश्व की 61% जनसंख्या है वो कहाँ होगी, शहरों के अंतर्गत होगी। लगभग 61% जनसंख्या है वो कहाँ चली जाएगी, शहरों में। क्यों? क्योंकि गांव से और देखा जाए तो यहाँ लोगों के स्थानांतरण है, उन स्थानांतरण की दर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है गांव की तुलना में। और जैसे जैसे लोग शहरों में स्थानांतरित हो रहे हैं, शहरों की जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में भी वृद्धि की दर बहुत ज़्यादा है। गांव में रहने वाले लोग, उनके अनुपात में शहरों में रहने वाले लोगों में जनसंख्या वृद्धि की दर की संभावनाएं भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलेगी। तो इसके अंतर्गत एक बार के लिए तो ये है। अब इसको अगर हम कंटिन्यू करें, ये परिवर्तन हो रहा है, ये घटनाएं हो रही हैं, सब कुछ इतना हो रहा है, लोगों के पास विकल्प बढ़ते जा रहे हैं, लोग अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थानों की ओर आगे से आगे स्थानांतरित होते जा रहे हैं। अब ये आंकड़े और भी बताते हैं। आंकड़े क्या बताते हैं कि जैसे विकसित तथा कई विकासशील देश हैं, उन विकासशील देशों में 70 से लेकर 78% तक जनसंख्या है वो कैसी है, शहरी है। यानी विश्व में विकसित और कई सारे विकासशील देश हैं, उन देशों में और वर्तमान में वैसे तो हमने औसत तो कहा था विश्व का लगभग 53%, किंतु अभी भी वर्तमान में विश्व के कई ऐसे विकसित या विकासशील देश हैं जहां पर शहरी जनसंख्या उसका परसेंटेज 70 से 78% है। जबकि कई ऐसे पिछड़े भी देश हैं, कुछ महाद्वीप हम कह सकते हैं, उनके अंतर्गत विकासशील देशों में कई क्षेत्र विशेषों के अंतर्गत जनसंख्या है वो क्या है, 40% से कम है, तो वो कैसी है
शहरी है। 40% उससे भी कम जनसंख्या है वो कैसी है, शहरी है। यानी ये आपको भिन्नताएं देखने को मिल सकती हैं। तो विश्व में कई ऐसे विकसित या हम कह सकते हैं विकासशील देश हैं जहां पर अब वर्तमान में 70 से 78 या 80% के करीब लोग हैं वो शहरों में निवास कर रहे हैं, जबकि विकासशील देशों के अंतर्गत अगर बात की जाए तो 40% से कम जो लोग हैं वो अभी भी कहाँ हैं, शहरों में, या हम कह दें लगभग 60% या उससे भी ज़्यादा लोग अभी भी वर्तमान में क्या है, कहाँ पर निवास कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं। फिर अगर देखें तो और भी विश्व में और इस जनसंख्या संगठन का वर्गीकरण, विश्व में इस जनसंख्या संगठन का वर्गीकरण, अब जनसंख्या संगठन का वर्गीकरण है उसमें क्या होगी, तो अत्यधिक शहरी जनसंख्या, अत्यधिक शहरी जनसंख्या वाले देश, एक तो ये होगा, एक है अधिक शहरी जनसंख्या वाले देश और एक है न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले देश। अब इसके कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है विश्व भर में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसमें जनसंख्या का जमाव सबसे ज़्यादा है, जनसंख्या का जमाव सबसे ज़्यादा है, तो यानी जमाव का मतलब है वो है 60% से अधिक, 60% से अधिक। विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ की जनसंख्या 60% से ज़्यादा कहाँ निवास करती है, शहरों में निवास करती है। दूसरा है अधिक जनसंख्या वाले, अधिक के अंतर्गत ये अनुपात कितना हो गया, तो ये है 40% से और लेकर 60% तक, 40 से लेकर और 60% तक। न्यूनतम अगर शहरी जनसंख्या की बात की जाए तो इसमें हम कह सकते हैं 40% से कम। न्यूनतम की अगर हम बात करें तो न्यूनतम का मतलब है 40% से कम। और यहाँ फिर हमारा क्वेश्चन दोहराकर आता है भारत, भारत को अगर हम शामिल करते हैं तो भारत को शामिल किया जाए तो वह वर्तमान में है न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले देशों के अंतर्गत आता है, न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले देशों में आता है, जिसमें भारत की जनसंख्या लगभग 31 से 32% ही क्या है, शहरी है। ज़्यादातर जनसंख्या अभी भी वर्तमान समय में भारत की कैसी है, ग्रामीण है, गांव में निवास करने वाली है। तो यानी विश्व की जनसंख्या, विश्व जनसंख्या संरचना के अंतर्गत हमारा ये एक भाग है जिसमें हम कह रहे हैं विश्व में जनसंख्या संगठन, यानी विश्व के कहीं भी किसी भी क्षेत्र विशेष पर जनसंख्या का जमाव होना, पाया जाना। अब संगठन हो सकता है कहीं भी ग्रामीण क्षेत्रों में हो, कहीं भी शहरी भागों में हो सकता है, फिर भी यही अनुपात कहता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रहेंगे उन लोगों का व्यवसाय क्रियाकलाप कैसा होगा, कृषि होगा। कृषि या कृषि पर ही आधारित किसी प्रकार का कोई व्यवसाय हो सकता है। शहरी क्षेत्रों में जो लोग रहेंगे उनके लोगों का व्यवसाय होगा गैर कृषि, यानी कृषि को छोड़कर और अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवसाय हो सकता है। या ये माना जाता है गैर कृषि का मतलब 75% से अधिक जो लोग हैं उन लोगों के जीवन निर्वाह का आधार होता है कृषि को छोड़कर और किसी प्रकार का व्यवसाय। फिर यहाँ पर कुछ आंकड़े ये बताते हैं कि सन 1800 में विश्व में लगभग 2.5% लोग ही शहरों में थे। समय के साथ परिवर्तन हो गया, 1960 में लगभग ये रेशो बढ़कर 35% हो गया, 1999 में 45% हो गया। वर्तमान में हमारे पास जो आंकड़े हैं, किताबें हैं, वो ये कहती है कि 2015 के आधार पर विश्व की जनसंख्या है वो लगभग 53% जनसंख्या कैसी है, शहरी है। और लगभग भविष्य का अनुमान है कि भविष्य में लगभग 2025 तक और जनसंख्या बढ़कर हो जाएगी तो लगभग कितनी हो जाएगी, 61% हो जाएगी। ये भविष्य बताएगा, अभी आंकड़े बता रहे हैं, बाकी तो टाइम बताएगा। फिर विश्व में अभी भी विकसित या विकासशील कई सारे ऐसे विकसित हैं और कई सारे ऐसे विकासशील देश हैं जहां अभी वर्तमान समय में उन देशों की जनसंख्या का लगभग 70 से 78-80% है भाग है वो शहरी भागों में है। और इसके विपरीत विकासशील या पिछड़े जो देश हैं उन विकासशील या पिछड़े देशों में जनसंख्या का 40% हिस्सा ही कहाँ निवास करता है, शहरों में निवास करता है। फिर हमने चर्चा की थी विश्व के अंतर्गत इस शहरी के आधार पर वर्गीकरण,
तो अत्यधिक शहरी जनसंख्या वाले देशों की बात की जाए तो विश्व में ऐसे कई सारे देश हैं जहाँ की जनसंख्या है उसका लगभग 60% से अधिक भाग शहरों में निवास करता है। फिर अगर हम बात करें अधिक तो इसका मतलब है 40 से 60% तक जनसंख्या शहरों में है। फिर न्यूनतम की बात की जाए तो 40% से कम लोग हैं वो शहरों में निवास करते हैं। और इसमें हमने कहा है भारत देश को अगर हम शामिल करेंगे तो भारत शामिल होगा किसमें, तो वो होगा न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले देशों में। तो ये हमारा दूसरा इसमें टॉपिक हो गया। अब 3 टॉपिक हो चुके हैं हमारे विश्व जनसंख्या संरचना में। एक हमारा आयु वर्ग हो चुका है, एक हमारा लिंगानुपात हो चुका है, एक हमारा जनसंख्या का संगठन हो चुका है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे तो एक होगा हमारा साक्षरता का और एक होगा जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना का। उसके बाद आपका ये जो चौथा चैप्टर है वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद के हिसाब से आप भी पढ़ रहे हो, कोशिश हमारी भी यहाँ रहती है भी आपको हर वो बातें बताई जाए जो आपके चैप्टर से रिलेटेड है और भविष्य में आपके एग्जाम में पूछे जाने की जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा संभावना होगी। एक्स्ट्रा कोई भी बात आपको यहाँ नहीं बताई जाती क्योंकि आपका जो स्कूल का सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलाया जाता है। उससे ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं। यहाँ ज़रूरत आपको भविष्य में पड़ेगी, आपको भविष्य में से भी ज़्यादा कहीं और ज़रूरतें पड़ेंगी, किंतु यहाँ पर उन बातों को अभी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो जल्द ही मिलते हैं इसी चैप्टर के और नेक्स्ट और लास्ट पार्ट के अंतर्गत। तब तक इन दोनों पार्ट को आप अच्छी तरीके से कंप्लीट करें, इनको आप अच्छी तरीके से पढ़ें और कंटिन्यू आप पढ़ाई से जुड़े रहें। धन्यवाद सभी का, अलविदा, जल्द ही मिलते हैं।